हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका पीछे लिस्टिंग वाला टॉपिक थोड़ा सा रह गया था बेटा, आज उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, लिस्टिंग नॉर्म्स एंड अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं। जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उनमें लिस्टिंग नॉर्म्स कौन कौन से होते हैं वो आपको आज मैं कराऊंगी। इसके अंदर क्या है और फिर हम इसका प्रोसीजर करेंगे कि लिस्टिंग का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है और कैसे हम इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को लिस्टिंग में करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है ये टॉपिक, ठीक है। तो ऑन अगस्त 12, 1997 सेबी इशू द फॉलोइंग्स एंट्री नॉर्म्स ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी के लिए सेबी ने नई सी नॉर्म्स जो हैं वो इशू की थी। वो कौन कौन सी नॉर्म्स हैं जिनको उसने इशू किया था, उसके अंदर वो फर्स्ट कहता है अनलिस्टेड कंपनी शुड हैव टू पे डिविडेंड इन द इमीडिएट प्रोसीडिंग 3 years बिफोर पब्लिक इशू। अगर वो पब्लिक में लिस्टेड कंपनी, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है, अगर वो पब्लिक में इशू करना चाहती है तो उसे पहले 3 सालों का जो प्रोसीडिंग, जिस साल वो इशू करना चाहती है उससे पिछले 3 सालों में जो प्रॉफिट है उसको एज अ डिविडेंड में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर को। दूसरा वो कहता है एन अनलिस्टेड कंपनी कैन फ्रीली प्राइस इट्स सिक्योरिटी प्रोवाइड्स इट हैज़ शोन नेट प्रॉफिट इन द इमीडिएट प्रोसीडिंग 3 year। वो कहता है जो अनलिस्टेड कंपनी है वो अपनी सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस को फ्रीली मतलब इशू कर सकती है। फ्रीली इशू का मतलब है कि वो जो प्राइजेस हैं जितने पर वो बेचना चाहती है उतने पर बेच सकती है, लेकिन उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपने 3 सालों के प्रॉफिट्स को शो करना पड़ेगा, इमीडिएट लास्ट के जो 3 साल के प्रॉफिट्स हैं उसके। तीसरा वो कहता है ए लिस्टेड कंपनी, यहाँ पर देखो लिस्टेड की बात कर रहा है, वो कहता है ए लिस्टेड कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड टू मीट द एंटायर नॉर्म्स ओनली इफ द पोस्ट इशू नेटवर्थ बिकम्स मोर देन द 5 times द प्री इशू नेटवर्थ। जो अब हम इशू करना चाहते हैं, ठीक है, उस इशू में अगर पिछले 5 साल के टोटल जितनी उसकी नेटवर्थ है अगर वो आपकी इस साल के प्री इशू के इक्विवेलेंट है, तभी जाकर आप लिस्टेड कंपनी में जो है वो सभी नॉर्म्स को पूरा कर पाएंगे, इंटायर नॉर्म्स को आप फॉलो कर पाएंगे। फोर्थ वो कहता है कंपनीज वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक देयर पार्टली पेड अप शेयर्स फुल्ली पेड अप और फॉरफिटेड सेम बिफोर मेकिंग द पब्लिक इशू। अगर कंपनी कोई भी पब्लिक इशू करना चाहती है, अनलिस्टेड की बात कर रहे हैं हम, तो कहते हैं अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी कोई भी पब्लिक इशू करना चाहती है तो उससे पहले जो उसके शेयर्स हैं वो उसके पार्टली पेड अप होने, जो उसके पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उनका फुल्ली पेड अप होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फॉरफीचर में आते हैं तो उनको फॉरफिट करके दोबारा से हम इशू कर सकते हैं। फिफ्थ कहता है द प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैज़ नाउ बीन मेड यूनिफॉर्म ऑफ 20% इरिस्पेक्टिव ऑफ इशू साइज। जो उसके प्रमोटर्स होते हैं उनका खुद का भी 20% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। मीन जो उसके प्रमोटर्स हैं, मीन जो ओनर्स हैं, जो उसके शेयर्स को इशू करने वाले हैं, वो खुद भी 20% तक ही अपना शेयर का, टोटल शेयर का 20% तक ही अपने पास रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ओनली सच सिक्योरिटीज़ कैन बी offered for promoter contribution for which the specific written consent has been obtained from the shareholder for lock-in। तो कहता है सिर्फ उन्हीं शेयर को ऑफर कर सकता है, प्रमोटर को कंट्रीब्यूट कर सकता है जिनकी कंसेंट जो है वो शेयर होल्डर से ले चुका है, ठीक है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट्स ऑफ द रजिस्ट्रार टू इशू फॉर द राइट इशू इज नॉट मैंडेटरी। मीन ये कंपल्सरी है कि एक रजिस्ट्रार टू इशू की अपॉइंटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है बिफोर द पब्लिक इशू। एंड द लास्ट वन वो कहता है a provision has been made regarding disclosure of the shareholding of the promoters whose name figures in a paragraph or the promoters are in their background। वो कहता है जो उसका नेम वगैरह है, जो उसके शेयर्स वगैरह हैं, उनको भी यहाँ पर उसमें लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है द लिस्टेड प्रोसीजर इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से फॉलोइंग स्टेप्स वो इशू करते हैं, वो 3 स्टेप्स आते हैं आपके। पहला होता है प्रिलिमिनरी डिस्कशन, दूसरा होता है अप्रूवल ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और तीसरा होता है ड्राफ्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस अप्रूवल। प्रिलिमिनरी डिस्कशन में आपने क्या करना है कि द ऑफिसर ऑफ सच कंपनी हु हैव इंटरेस्टेड टू गेटिंग द सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज शुड हैव टू बी डिटेल डिस्कशन विद द अथॉरिटीज ऑफ द एक्सचेंज। वो कहता है कि पहले जो आपको जितनी प्री इशू से पहले स्टॉक एक्सचेंज में एक डिक्लेरेशन देना होता है या एक प्री डिस्कशन करना होता है अपने शेयर को पब्लिकली इशू करने से पहले, तो कहता है प्रिलिमिनरी डिस्कशन बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी जो SAR एक्ट होता है उसके अंदर भी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी ये चीज़ की परमिशन होनी बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने शेयर्स को, रिक्वायर्ड शेयर्स को इशू करेंगे और इतने रेट पर करेंगे, वो सारी चीज़ों की अप्रूवल जो होना है वो बहुत ही कंपल्सरी होता है। और तीसरा होता है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टर। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस क्या होता है
अप्रूवल प्रायर द लिस्टेड सिक्योरिटी। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस अप्रूवल भी बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी अथॉरिटीज़ होती हैं वो होल्ड करती हैं किसी भी डिस्कशन को स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी के पास, वो कहते हैं फाइनलाइज करते हैं उस प्रोस्पेक्टस को और उसमें कंडीशंस पुट कर दी जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। वो कौन सी होती हैं? वो कहता है द नेम ऑफ द रीजनल स्टॉक एक्सचेंज एंड द अदर एक्सचेंज where it is intended to enlisted their securities। वो कहते हैं नेम वगैरह प्रॉपर क्लियर होना चाहिए एक्सचेंज का। द डेट ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग भी इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए आपकी सब्सक्रिप्शन के अंदर। उसके बाद वो कहते हैं एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग। अब एप्लीकेशन कैसे करेंगे लिस्टिंग के लिए? उसमें वही चीज़ें हैं। पहली चीज़ वही है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में आपके जो डिबेंचर्स इशू हैं या एक कॉपी जो है ट्रस्ट डीड की होनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जितनी भी आपकी प्रोस्पेक्टस हैं उनमें स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी का इशू होना बहुत ही ज़रूरी है। सेल के लिए आपने जो ऑफर किया है उसका भी प्रॉपर एक लेटर होना, उसकी सब्सक्रिप्शन या सेल जो है वो आपकी 5 ईयर के ड्यूरेशन में है उसकी एक कॉपी होना ज़रूरी है। या जो भी आपकी बैलेंस शीट है या ऑडिटेड अकाउंट्स वगैरह हैं वो भी लास्ट 5 ईयर का प्रॉपर कॉपीज़ वगैरह या उसकी प्रॉपर स्टेटमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी कोई स्टेटमेंट जिसमें कि डिविडेंड कितना दिया गया, कैश में कितना दिया गया, बोनस में कितना दिया गया है, इंटरेस्ट कितना है आपका डिविडेंड पे, वो सारी चीज़ों की कॉपी। या फिर कोई और कॉपी जैसे कि आपके मैनेजिंग एजेंट है या आपने कोई सीए लगाया है या सीएस चार्टर्ड सेक्रेटरी आपने अपॉइंट किया है, ट्रेजरर अपॉइंट किया है या कोई एजेंट अपॉइंट किया है या आपका ब्रोकर है, उन सभी के नेम्स एड्रेस वगैरह उनकी प्रॉपर सर्टिफाइड कॉपीज़। उससे अलग अगर आपकी कोई भी स्टेटमेंट है कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द डेट्स वगैरह हैं या पार्ट ऑफ द मटेरियल कंटेंट एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा आपकी कोई भी वेंडर है, प्रमोटर्स हैं या अंडर राइटर हैं, सब अंडर राइटर हैं, ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, उनकी भी प्रॉपर कॉपीज़, नेम वगैरह मेंशन प्रॉपर उनका। उसके अलावा कोई भी सर्टिफाइड कॉपीज़ है लेटर से रिलेटेड, रिपोर्ट से, बैलेंस शीट से, वैल्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से या कोर्ट का कोई ऑर्डर आया या कोई डॉक्यूमेंट है या आपने कोई सर्कुलेट किया है या कोई आपने ऑफर फॉर सेल किया है, उन सब की भी आपके पास सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास शेयर्स फॉरफिटेड कितने के पर्टिकुलर्स होना चाहिए। उसके अलावा आपकी कंपनी की प्रॉपर जो आपकी ब्रीफ हिस्ट्री है वो होनी चाहिए। जितने भी आपके शेयर होल्डर हैं उनकी प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। जितने भी आपके शेयर होल्डर्स जो हैं वो टाइप्स किस टाइप के हैं उनकी भी प्रॉपर आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पर्टिकुलर शेयर्स और डिबेंचर्स के हैं, चाहे वो आपके प्रीमियम से रिलेटेड हैं, डिस्काउंट पर दे रहे हैं या आपने उनको बैड डेट्स में कर दिया या आप उनको एक्वायर कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ अ कमीशंस दिया है, ब्रोकेज वगैरह है या डिस्काउंट है या प्रॉपर स्पेसिफिक टर्म्स वगैरह हैं, वो भी आपकी इसमें क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा लिस्टिंग की फ़ीस के बारे में वो कहता है कोई भी कंपनी है वो परमिटेड होती है कंपनी स्क्राइब टू ट्रेडिंग के लिए। वो कहते हैं फ़ीस जो है वो वेरी करती है डिफरेंट टू डिफरेंट कंपनीज़ के लिए, उनकी कितनी लिमिट है, उन्होंने अपनी कितनी पेड अप शेयर कैपिटल है उनकी, उसके बेस पे वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, उसी के बेस पर आपकी फ़ीस मेंशन होती है। लिस्टिंग एग्रीमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कहते हैं सेबी अमेंडमेंट्स द लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट फॉर द इंसर्टिंग ऑफ द न्यू क्लॉज 43 ऑफ प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। जो आपकी सेबी होती है वो आपके जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके शेयर होल्डर होते हैं, जो आपके कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि जो आपकी प्रोजेक्शंस रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाती हैं वो भी सारी सेबी के थ्रू ही तैयार की जाती हैं। उसके अलावा 7th वो कहता है लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। वो कहता है लिस्टिंग एग्रीमेंट्स में आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या आएगा, वो कहते हैं एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह तैयार की जाती है इसमें, उसका एक पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट होता है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेस पर तैयार की जाती है, उसी के बेसिस पे सारी इंस्ट्रक्शंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह तैयार की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिस्टिंग ऑफ राइट शेयर्स। अब राइट शेयर्स की अगर हम बात करें तो वो कहता है जो राइट शेयर्स होते हैं उन पर पहला राइट तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का होता है, तो कहता है उनकी लिस्टिंग कैसे की जाती है। वो कहता है बहुत ही सिंपल होती है उनकी लिस्टिंग करने के लिए, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो राइट शेयर को लिस्टिंग हम करते हैं। तो कहता है क्या क्या हैं वो बेनिफिट्स हम अगले उस पर पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि लिस्टिंग ऑफ राइट शेयर्स क्या है और कैसे होते हैं। वो कहता है द कंपनी शुड हैव टू नोटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज डेट ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले तो कंपनी नोटिफाई करती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है जिसमें कि राइट शेयर और डिबेंचर की कंसेंट आपने ली है कि हम ये इशू करना चाहते हैं। कंपनी शुड इन्फॉर्म द डिसीजन, जो भी कंपनी के का डिसीजन होता है कि वो इतने शेयर पर इतने राइट इशू करना चाहती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज को पता होता है, होना चाहिए।
एज पर द सेक्शन 81 कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग क्या है, वो कहता है ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर बाय द स्पेसिफिक रेजोल्यूशन। अगर कोई भी कंपनी इस तरह के राइट शेयर इशू करना चाहती है तो वो अपनी पहले शेयर होल्डर से कंसेंट लेती है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो कंसेंट लेटर भी होना चाहिए। रिकॉर्ड डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर, मीन वो अपने जो रिकॉर्ड्स वगैरह है उस डेट पर जो भी क्लोजिंग डेट होती है उस पर उसके कितने मेंबर्स हैं उन सब की डिटेल्स भी होनी चाहिए। एक लेटर ऑफ ऑफर तैयार किया जाता है कि आप इस लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू राइट शेयर इशू करेंगे। एक एप्लीकेशंस भेजी जाती है, लोग जब आप राइट शेयर इशू करते हैं तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एप्लीकेशन भेजते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस का प्रॉपर तरीका होना चाहिए। वो कहते हैं एक लेटर ऑफ ऑफर जो है वो मनाया जाता है जो 6 वीक के लिए क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। और उसके अलावा शेयर होल्डर को एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है कि आप इस पर कोई भी अपना इंटरेस्ट या एक्सक्यूज़ या नहीं लेना चाहते वो आप अपना बता सकते हैं। उसके अलावा द रिनोवेशंस फॉर्म्स भी एक तैयार किया जाता है फ्रीली, जिस पे रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि आप ये शेयर्स खरीदना चाहते हैं नहीं खरीदना चाहते हैं। कंपनी शुड इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज, जो उस डेट पर जिस डेट पर आप अपनी एप्लीकेशंस को स्प्लिट करते हैं या फिर कोई भी रेमुनरेशन एप्लीकेशंस वगैरह तैयार की जाती है उस डेट पर आप ये मेंशन कर देते हैं कि ये आपके स्टॉक इतने होने चाहिए। द कंपनी शुड फॉरवर्ड द स्पेसिमेन कॉपी ऑफ द लेटर्स टू ऑफर द एप्लीकेशन, एक स्पेसिमेन कॉपी जो है वो भी इशू कर दी जाती है। आफ्टर डिस्पैचिंग द अलॉटमेंट लेटर शेयर सर्टिफिकेट वगैरह भी तैयार किया जाता है। और उसके अलावा सबसे लास्ट में जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं उनको रिसीव किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप राइट शेयर इशू कर देते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, एक तो लिक्विडिटी बनी रहती है कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वही वाले सारे देते हैं तो इजीली आपके सारे शेयर्स चले जाते हैं। फेयर ट्रेडिंग होती है कि आपने 5 शेयर के बदले में 1 राइट इशू करना है, तो कोई ये नहीं कि आप 5 के बदले में किसी को 2 दे रहे हो, किसी को 4, किसी को। इसमें बेस्ट प्राइस भी मिल जाता है क्योंकि एग्जिस्टिंग प्राइस मिल जाता है तो बेस्ट प्राइस होता है। ट्रांसफरेबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि शेयर होल्डर को ये चीज़ें पता होती हैं। पीरियोडिक रिपोर्ट में भी आप ये चीज़ें चला के चलते हैं कि हमने ये राइट इशू करनी है। इनकम टैक्स में बेनिफिट ये हो जाता है कि आपकी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है और आप बिना उसके टैक्स भी नहीं देना पड़ता आपको ज़्यादा। उसके बाद बेटर सिचुएशन ऑफ गुडविल भी बनी रहती है क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही होते हैं, नए शेयर होल्डर आते ही नहीं हैं। उसके अलावा फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी हो जाते हैं क्योंकि बोरोविंग्स वगैरह बाहर से लेनी नहीं पड़ती, राइट शेयर के थ्रू ही आपको सारे फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात आती है डीमेरिट्स की। वो कहता है जो आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है, सेबी होता है, वो इम्पोज करता है सर्विस को रेगुलरली कि जो आपकी सर्विसेज होती हैं रिगार्डिंग द मेजरमेंट्स वगैरह वो होती हैं, उसमें वो कहता है कि लिस्टिंग कंपनीज जो होती हैं वो उसमें शामिल नहीं की जाती जो राइट इशू का राइट रखती हैं। उसके अलावा वो कहता है द लिस्टेड कंपनी हैज़ टू सबमिट द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, स्टॉक एक्सचेंज के पास उसको एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती हैं, उसके बाद जाकर राइट शेयर के इशू का उनको राइट मिलता है। उसके बाद लिस्टेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू सेंड द एनुअल रिपोर्ट भी बतानी पड़ती है और पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स को भी शो करना पड़ता है, तब जाकर राइट इशू होता है। उसके अलावा ऑफर करना पड़ता है, पब्लिक को ऑफर लेटर भी तैयार करना पड़ता है जो कि उनको सेबी की प्रॉपर गाइडलाइन से करना पड़ता है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन लिस्टेड, वो कहता है अब जो नॉन लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम तो उनको ये आती है कि एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर और डिबेंचर शैल बी वॉइड, कि वो अनलिस्टेड कंपनीज जो होती हैं, नॉन लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं वो किसी भी तरीके से शेयर और डिबेंचर जो इशू करती हैं या अलॉटमेंट करती हैं वो वॉइड माना जाता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय द रिफंडेड विदाउट इंटरेस्ट विदाउट 8 days ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द, वो कहते हैं जो एप्लीकेशन मनी है वो भी 8 दिन के अंदर अंदर बिना इंटरेस्ट के ही वापस देना पड़ता है सब्सक्रिप्शन पे। और वो कहता है एक्सपायरी अगर 8 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो जो उनके डायरेक्टर्स होते हैं वो ज्वाइंटली या सेपरेटली लायबल हो जाते हैं उस चीज़ की पेमेंट के लिए। डी लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़ क्या होता है कि एक कंपनी लिस्टेड करवाया लेकिन वो रूल्स वगैरह फॉलो नहीं कर पाई तो उसको हम क्या कर देते हैं, डी लिस्टेड कर देते हैं। तो कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज होती है वो सस्पेंड कर देती है, विड्रॉ कर देती है किसी के भी एडमिशंस को डीलिंग इन द सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। जो कंपनीज की डील कर रहा होता है उन सिक्योरिटीज होल्डर्स को वो किसी भी टाइम पर अपने अकॉर्डिंग अगर उनके रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं कर रहे या उनको प्रॉपर डील नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनको क्या कर देते हैं, आउट ऑफ लिस्टिंग कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डी लिस्टिंग। तो मेरे ख्याल से बेटा आज के लिए सफिशिएंट है, कल हम इनसाइड ट्रेडिंग करेंगे।